Assalamualaikum students, welcome to our first logic lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस वैसम यूसुफ एक्सरसाइज नंबर 9.6. मेरे चैनल पर फर्स्ट 15 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अपडेट हो चुके हैं, अपलोड हो गए हैं. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16. इंशाल्लाह बाकी भी क्वेश्चंस बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. 16 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी. स्टेटमेंट आपको क्या कहती है? The sum of the length and girth perimeter of a cross section of packages accepted by post office is 270 centimeters. Find the dimensions of the rectangular package of greatest volume that can be sent by post. आपको कहना है एक पोस्ट ऑफिस है और उसके ज़रिए से आपने एक बॉक्स भेजना है. ठीक है, बॉक्स क्या है आपके पास? रेक्टेंगुलर बॉक्स है. पैकेज का मतलब बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स है. और रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ और ग्रिथ को अगर सम अप करें ना तो आपके पास 270 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो पोस्ट ऑफिस वाले उसको रिजेक्ट करेंगे, नहीं भेजेंगे. तो बॉक्स आपके पास रेक्टेंगुलर किस तरह का होता है? इस तरह का. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह का. आपके पास क्या होती है? 3 XYZ 3 एक्सेस होते हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है. तो मैं इसको यूज़ करूँगी. उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि इन दोनों का सम 270 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए. और ग्रिथ आपको क्या कह रहे हैं कि ये पेरीमीटर है. पेरीमीटर आपके पास क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, यानी दो जो हैं 3 एक्सेस में से, 3 डायमेंशन में से 2 को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करा दें और तीसरी जो है उसको एज इट इज रखें और इनका सम करें तो 270 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए. दूसरा आपने फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करनी है बॉक्स की, यानी XYZ मैं लेट कर रही हूँ यहाँ पे, आपने वो फाइंड करनी है. और जो वॉल्यूम है आपका ग्रेटेस्ट होना चाहिए, यानी आपने ये भी प्रूव कराना है कि जो वॉल्यूम होगा इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करना चाहिए. तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे और डायमेंशंस हम XYZ निकालेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट XYZ हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं जिसको हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली पैकेज की. और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें हमें कहा है कि लेंथ का मतलब हमारे पास x है, प्लस उसके बाद ग्रिथ का मतलब है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. यानी अब यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट कर देती हूँ 2 इंटू वाई प्लस जी. तो मैं इसको लिख लूँगी 2y प्लस 2z. और इनका सम वो कह रहे हैं 270 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया. और वॉल्यूम क्या होगा? तीनों जो है XYZ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाता है. अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा कि एक फंक्शन जिसकी डिपेंडेंस 2 वेरिएबल्स पर हो हम उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की डिपेंडेंस तो 3 वेरिएबल्स पर आ रही है, तो हम इसको एक काम करेंगे कि इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. यानी एक XYZ में से किसी एक को हम इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेके आएंगे. तो अगर आप इस अपनी कंस्ट्रेंट को देखें, कंडीशन को, तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू आसानी से निकल सकती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी साथ कांस्टेंट 2, 3, 4 नहीं है. हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 270 माइनस 2y और माइनस 2z. अब देखें x की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई? y और z की फॉर्म में. तो यहाँ मैं x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगी. अब पूरा फंक्शन क्या बन गया? y और z की फॉर्म में बन गया, यानी कि 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आ गए. अब हम क्या करेंगे? यहाँ से अपना मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. यानी हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके मैक्सिमम निकालना है. इसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए. क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे आएंगे? सबसे पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने होंगे और फिर उनको 0 के इक्वल पुट करना होगा. तो सबसे पहले हमारे पास y और z की रिस्पेक्ट से यहाँ पे फंक्शन 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड करे, तो दोनों की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे. यहाँ पे x नहीं आएगा, z आएगा. z और y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने. सबसे पहले मैं y की रिस्पेक्ट से लेती हूँ. यह आपके पास फंक्शन है. मैंने एक काम ये किया कि यहाँ से 2 को ले लिए कॉमन, अंदर यहाँ पे 135 रह गया, माइनस यहाँ पे y और यहाँ पे z रह गया और साथ में YZ. अब देखें 2 तो है कांस्टेंट और मेरे पास ये 1 और 2 फंक्शन है. y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है. फर्स्ट फंक्शन में भी y इन्वॉल्व है, सेकंड में भी इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट 2 लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव. तो 2 कांस्टेंट एज इट इज. अभी मैंने फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का जब डेरिवेटिव लूंगी तो y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ क्या रह जाएगा? z. मैंने यहाँ पे z लिख दिया. प्लस अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना था, यानी YZ एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव यहाँ से y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का है -1, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया और साथ बाई 2 था तो -2 और 10 से YZ. अब एक काम और ये किया कि आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है. 2z इस टर्म के पास भी है, इसके पास भी कॉमन ले लूँगी. अंदर क्या रहेगा? 135 माइनस y माइनस z माइनस y. ये इधर से जो y रह जाएगा और ये y मिलकर बन जाएंगे -2y. फिर मैं y की रिस्पेक्ट से अगेन डेरिवेटिव लूँगी. ये बात आपके आया है. यहाँ पे y वाला सिर्फ ये एक ही फंक्शन है, इसमें y इन्वॉल्व नहीं है, यानी 2z तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा. यहाँ से y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 क्या रह जाएगा? -2. -2 जब 2z से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -4z.
इसी तरह अब मैं जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेती हूँ। जी की रिस्पेक्ट से लेना है तब भी आपके पास देखिए दो फंक्शन है, फर्स्ट में भी जी इन्वॉल्व है, सेकंड में भी इन्वॉल्व है। टू कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखूंगी, सेकंड का डेरिवेटिव जी की रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्या रह जाएगा y, तो मैंने यहाँ y लिख दिया, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है यानी वाई जी को एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव यहाँ से क्या आएगा -1 और साथ 2, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया -2 और साथ में वाई जी। यहाँ से भी एक काम ये करूंगी कि 2y दोनों टर्म्स में आ रहा है, कॉमन ले लूंगी, अंदर ये टर्म रह जाएगी, माइनस इंटू माइनस सी -2z बन जाएगा। अगेन z का विद रिस्पेक्ट टू z अगेन डेरिवेटिव लूंगी, तो z वाली देखें यहाँ पे एक ही टर्म इन्वॉल्व है, ये फंक्शन कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, z की रिस्पेक्ट से z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्या रह जाएगा -2 और यहाँ से 2y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -4y आ जाएगा। नेक्स्ट आपने निकालना है वी वाई जी या वी जी वाई, दोनों आपके पास इक्वल होंगे, तो मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं बची, वो मैंने आगे निकाला हुआ है। ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना है। यहाँ पे अब मैंने वाई जी निकाल लिया, वाई जी का मतलब है कि जो वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव आया उसका अगेन जी की रिस्पेक्ट से लेंगे, तो वाई की रिस्पेक्ट से क्या आया था, इसको जी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने वाली हूँ। तो जी की रिस्पेक्ट से देखिए फर्स्ट इस फंक्शन में भी जी इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट लग गया, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ पे जी की रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1, ये दोनों कांस्टेंट है, इनका 0 यानी -1। अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव लिया, जी की रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव 1, क्या रह जाएगा 2। मैं इनको सॉल्व करूंगी, 135 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2y भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों टर्म्स आ जाएंगे और साथ में -2z आएगा, -2z इंटू -2z क्या बनेगा -4z, और इसको मैंने लिखा कि ये वी जी वाई की इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में वी वाई जी और वी जी वाई इक्वल होते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आप वो वाली लाइन लिखोगे कि हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो वी वाई है और वी जी ये दोनों के जीरो के इक्वल पुट करेंगे। वी वाई आपके पास ये इक्वेशन है, वी जी आपके पास ये इक्वेशन है, 2z राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी 2y राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे लिया। अब मैं क्या करूंगी, या इक्वेशन 1 में से देखें यहाँ से z की वैल्यू निकल सकती है, z अकेला है, या फिर इक्वेशन 2 में से y की वैल्यू निकल सकती है। आप इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी के अंदर पुट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को यूज किया, इधर से मैंने z की वैल्यू निकाल ली, 135 -2y z राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। मैंने अब यहाँ से वैल्यू निकाली है, तो मैं इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगी, मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने वाली हूँ। तो 135 -y -2 और यहाँ पे z की जगह मैंने पुट कर दिया 135 -2y। 2 को 135 से मल्टीप्लाई करूंगी 270 और -2 को -2y से कराऊंगी तो प्लस का 4y। अब क्या होगा, 135 में से 270 माइनस होंगे -135 और -y प्लस 4y 3y। मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, 135 राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 3 आके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 45। मैंने इसके साथ सेंटीमीटर इसलिए लिखे है क्योंकि जो तीनों हमारे पास x y z है तीनों सेंटीमीटर्स में आपको गिवन है, ठीक है। वो ऊपर लिखा है ना क्या, जो तीनों का सम है वो 270 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी 70 मीटर्स में ये हमारे पास तीनों डायमेंशंस होंगी। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 के अंदर पुट करूंगी तो z की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि पुट y इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में यहाँ पे y था, यहाँ पे मैंने 45 पुट कर दिया, 2 को 45 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 90, इनको माइनस कराऊंगी तो 45 आ जाएगा, यानी z की वैल्यू आ गई 45। अब y और z दोनों की आ चुकी है, अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी। तो आप अगर जाके इक्वेशन नंबर अपनी a देखें जिसको हमने नाम दिया था, वहाँ पे x हमारे पास ये था 2z -2y -2z, यहाँ y की वैल्यू भी 45 और z की भी 45 पुट करेंगे, ये भी -90 ये भी -90, सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 90 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वैल्यूज से तीनों आ चुकी हैं, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, और हमने डायमेंशन यही x y z ही फाइंड करनी थी। लेकिन हमने ये भी फाइंड करना है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, स्टेटमेंट लिखिए ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके ये प्रूव कराएंगे कि जो हमारा वॉल्यूम है इन तीनों डायमेंशंस पे मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट आएगा। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो फंक्शन बनाया था वो x की रिस्पेक्ट से नहीं y और z की रिस्पेक्ट से, हमारा फंक्शन था f इंटू y और z। तो y की वैल्यू 45 और z की वैल्यू 45, इन दोनों को पुट करके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन की डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स पर हो उनके लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले a निकालेंगे। अब a को पहले हम कहते थे vxx, अब यहाँ पे x था नहीं तो हम y कह रहे हैं एट पॉइंट yz, क्योंकि ये y का पॉइंट है, ये z का पॉइंट है। vy आपके पास -4z था, अब क्योंकि मैं yz पॉइंट पे फाइंड करी हूँ तो यहाँ पे z की वैल्यू 45 पुट कर दूंगी, तो मेरे पास आएगा -180।
इसी तरह वी वाई जी या वी जी वाई एट पॉइंट वाई जी, सॉरी मैं एक्स वाई लिखती हूँ, वाई जी, और आपके पास ये इक्वेशन बनी थी। अब यहाँ पे भी y की जगह 45 और z की जगह 45 पुट करेंगे, आपके पास आएगा -90। इसी तरह c जिसको हम वी जी जी कह रहे हैं -4y, y की जगह 45 पुट करेंगे -180। अब a b c आ गया, तो अब हम d अपना निकाल लेंगे। अब d क्या होता है, हम मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके अंदर a b b c को लिखते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मैट्रिक्स है और इसके दरम्यान में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और दरम्यान में माइनस का साइन लगा देते हैं। a और c की -180 वैल्यू आई थी और b की वैल्यू आई थी -90। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी, ये वैल्यू आ जाएगी और -90 को स्केयर लूंगी तो 8100 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कराऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 24,300। अब ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हम a की वैल्यू को चेक करते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। अगर a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो और d की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। सॉरी a की वैल्यू लेस देन 0 है। a की वैल्यू है -180 लेस देन 0 है। अगर d की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो और a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं फंक्शन का मिनिमम एग्जिस्ट करता है। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हम कहते हैं फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -180 यानी कि लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है एट वाई जी दोनों पॉइंट 45 पे। तो हमारे पास जो डायमेंशन आ गई है पैकेज की वो क्या आई है, x की वैल्यू 90, y की 45 और z की भी 45। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.6। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।